हेलो दोस्तों, आप सभी को इस दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस दीपावली पर्व में हेल्दी वेल्दी और इस बढ़िया आपके फैमिली के साथ ये दीपावली मनाएं, मैं ये शुभेच्छा देता हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों कोई भी शेयर जो है वो मल्टीबैगर कब बनता है? दोस्तों मल्टीबैगर बनता है जब उसका बिजनेस मल्टीबैगर हो। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या है इसका? यानी अगर कोई बिजनेस या फिर अभी ये जो है बिजनेस स्टार्ट किया और आगे वाले कुछ 10 15 20 सालों में ये जब बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा जो है यहाँ पे शेयर जो है हमारा स्टॉक मल्टीप्लाई होगा, मल्टीबैगर बनेगा। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो 2000 साल में हमने कभी सोचा था कि एक ऐसा फ़ोन आएगा जो हम अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 2000 साल में कैसा था? लैंडलाइन था, हमें उस पर ही पीसीबी बूथ थे, वहाँ पे जाकर हमें कॉल करना पड़ता था और उसी समय जो है फ़ोन कनेक्ट हो पाता था। लेकिन अभी पूरा इंटरनेट हमारे हाथ में आ गया है। उसके वजह से क्या हुआ है? रिवॉल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? उसके वजह से हम देख सकते हैं पूरे, यानी यूट्यूब में रिवॉल्यूशन हुआ है, इंस्टाग्राम आ गया, उसके बाद में हम ट्विटर देख सकते हैं। ये सभी जो है इंटरनेट के जो है वो पूरा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं। ऐसे बिजनेस में हमें क्या करना है? पैसा बनाना है। हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। और ये तो हो गया पास्ट की बात, लेकिन अभी चल रहा है 2023। 2020 में कौन से वो बिजनेसेस है जो आगे जाके बहुत ग्रो होने वाले हैं? यानी अभी 10 साल के बाद में 2030 या फिर 2035 तक ये बिजनेस जो है इस तरह से हमें देखेंगे। जब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों हम मैं लाए वो आज के वीडियो में ये ऐसे 5 स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। सेकंड थिंग, उसके फिलहाल रिजल्ट आए, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, जिससे कि हम कन्विक्शन बना सकते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक ऐसे है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसने अभी जो पेनिट्रेशन शुरू हुआ जस्ट ओनली 7% जो है पूरी इंडिया में वो चीज़ जो है वो ये की जाती है, यूज़ की जाती है। यानी 93% पेनिट्रेशन अभी बचा है और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है। हमें आगे इस स्टॉक के बारे में देखेंगे, सो ज़रूर स्टडी कीजिए, ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। देखेंगे कौन कौन से वो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक। सो लेट स्टार्ट। तो हमारा पहला स्टॉक जो वो है वारी रिन्यूएबल्स लिमिटेड। यहाँ पे नाम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिन्यूएबल्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे कि मैंने बताया जो फ्यूचर सेक्टर है ना दोस्तों, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर सेक्टर है। क्योंकि जहाँ पे हम देख सकते हैं कोल इंडिया की बात की जाए तो वो डिविडेंड जो है वो कितना देता है? 40% देता है। लेकिन ये डिविडेंड क्यों देता है दोस्तों? क्योंकि उसको पता है इसका बिजनेस जो आगे चलने वाला नहीं है, आगे उसको रिप्लेस किया जाने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों ये रिन्यूएबल सेक्टर जो बहुत ही इमरजेंसी सेक्टर है। और इसी वजह से देख सकते हैं हम पिछले एक साल में कितने % के रिटर्न दिए? 250% के रिटर्न हमें एक साल में दिए। दोस्तों इसका अगर बिजनेस की बात की जाए ना दोस्तों, ये क्या बनाता है? इसके 2 बिजनेस है स्पेशली। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी किसी को अगर समझो किसी का अगर प्लांट है या फिर फैक्ट्री है, उसको क्या करना है? हमारे उसके प्लांट के ऊपर जो रूफ रहता है वहाँ पे सोलर पैनल बिठाने है। तो एक कंपनी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वहाँ पे सोलर पैनल जो है वो इम्प्लांट करके देने का काम ये करती है। और उसके ऊपर टोटल जितना भी उसका कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर मार्जिन ऐड करके ये कंपनी ये लेती है। ये तो होगा एक बिजनेस। इससे जो है नियर अबाउट 54% का रेवेन्यू जो है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है। सेकंड थिंग, ये क्या करती है कंपनी? वो पावर जनरेशन करने का काम करती है। पावर जनरेशन करने का काम ये कंपनी करती है। और पावर जनरेशन करके ये क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? सेल करती है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात, ये कहाँ पे अपने पैनल्स लगाती है? सोलर पैनल्स लगाती है। तो जैसे कि मैंने बताया रूफ टॉप सोल्यूशन, रूफ पे लगाती है। उसके बाद में फ्लोटिंग पे भी लगाती है दोस्तों। जी हाँ, यानी जैसे कि फ्लोटिंग पे भी लगाती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी लेक हो या फिर डैम हो, वहाँ पे क्या करती है? वो फ्लोटिंग पे वो सोलर पैनल बिठाती है। और क्या करती है? माउंटेन पे भी लगाती है। माउंटेन पे समझो ये माउंटेन है तो यहाँ पे क्या करती है?
ये सोलर पैनल बिठा देती है। सेकंड थिंग, राजस्थान दोस्तों एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे ये क्या किया है उन्होंने, सोलर पार्क बनाया है। सोलर पार्क, अगर आप इतना बड़ा सोलर पार्क है कि उसमें एक सिटी समा जाए, इतना बड़ा सोलर पार्क है। क्योंकि वहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ पे जो है बाकी कुछ होता नहीं है, वहाँ पे ना खेती होती है ना कुछ होता है। और सेकंड थिंग, वहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा गिरती है दोस्तों, धूप जो है वो सबसे नज़दीक रहती है। तो उसी का यूटिलाइज करके उन्होंने क्या बनाया, सोलर पार्क, उससे बहुत बड़ी एनर्जी, कई मेगावाट की एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है। सेकंड थिंग, वो जो सोलर पार्क है ना दोस्तों, इतना बड़ा है कि उसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। सो दोस्तों ऐसा सोलर पैनल और सोलर का काम करती है ये कंपनी, और लार्जेस्ट सोलर पैनल बनाने वाली ये कंपनी है, लार्जेस्ट सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इन इंडिया। क्लाइंट के दोस्तों बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, इनमें शुमार है L&T भी इससे ये करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आदित्य बिरला, उसके बाद में मित्तल, आर्सेलर मित्तल, उसके बाद में रिलायंस, उसके बाद में NTPC जो कि खुद ही एनर्जी में बड़ा नाम है NTPC। ये सब इसके जो है हमें क्लाइंट देखने को मिलता है। सो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे, उससे ही समझेंगे ये सही में हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे पाएगी या नहीं। लेट्स सी। सो दोस्तों ये वारी रिन्यूएबल्स के फंडामेंटल्स देखिए। मार्केट कैप की बात की जाए 2900 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस देखेंगे तो 1400 का, और यहाँ पे अगर लो देखेंगे तो 400 से लेके 1400 तक ये कंपनी गई हुई है। ROCE और ROE देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 का जो बेस लेवल, अच्छा लेवल बताया जाता है, वहाँ पे ये कंपनी 83 और 96 के ROCE और ROE पे काम कर रही है। यानी समझते हैं आप कि कितने अच्छे से ये पैसे को, इन्वेस्टर के पैसे को, प्रोमोटर के पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। सेकंड थिंग दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि PG रेशियो कितना है, 0.17। यानी अगर आप सोचते हैं कि इतना भागा है तो फिर भी PG रेशियो जो है तो 0.17 है, यानी एक ये अंडर वैल्यूड कंपनी है फिलहाल अभी भी। सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मेरे हिसाब से, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.34। सुजलॉन्ग क्यों गिर गया, सुजलॉन्ग क्यों ये हो गया, नीचे गया, या फिर वो क्यों, उसका रीज़न ही वही है कि दोस्तों ये जो है, ये सेक्टर जो है, रिन्यूएबल सेक्टर जो है, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा कैपिटल लगता है, और वही कैपिटल कम के साथ ये कंपनी काम कर रही है। उसने बहुत सारा कर्जा लिया सुजलॉन ने, उसी वजह से डूब गया। लेकिन ये कंपनी क्या है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, 0.3, यानी बहुत ही निग्लिजिबल डेप्थ के साथ ये कंपनी फिलहाल चल रही है दोस्तों। और एक बात, प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, 75% की प्रोमोटर होल्डिंग, जितना सेबी ने बताया ना मैक्सिमम आप इतना होल्ड कर सकते हैं, उतना लेके चल रही है ये कंपनी वारी रिन्यूएबल्स। दोस्तों बहुत बढ़िया फंडामेंटल के साथ ये कंपनी जो है फिलहाल काम कर रही है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं, 5 स्टार फंडामेंटल है दोस्तों, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 5 साल से 261% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी चल रही है। सेल ग्रोथ देखिए 180%, क्या चाहिए और। अगर आप इतने स्मॉल कैप कंपनी में ऐसे फंडामेंटल्स देखते हैं तो और क्या चाहिए। बहुत फिनोमिनस फंडामेंटल्स है दोस्तों, ज़रूर खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है, जी हाँ दोस्तों, क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, आपको कुछ तो सीखने को मिल रहा है, लर्निंग मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आप वीडियो देख के तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक मैं हमेशा लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको मदद हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट से उसको वेल्थ में क्रिएट करने की। सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की ओर, देखते हैं कौन सा हमारा दूसरा स्टॉक। लेट्स गो। ये हमारा दूसरा फ्यूचर स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, यानी ग्रीन से ही लिमिटेड ये है, रिलेटेड है, लेकिन ये सेक्टर जो है वो EV सेक्टर से बिलोंग करता है। और ये कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में कितने 110% के रिटर्न दिए। और वो भी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं उसको, कहाँ से, अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 50% के रिटर्न दिया है। फिलहाल तो हमें ये स्टॉक जो है फिलहाल कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि 15% का भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों,
पहले तो समझ लेंगे बिजनेस। अगर बिजनेस समझ लिया ना दोस्तों, बहुत आसान है ये कंपनी के बारे में समझना और इसके ग्रोथ के बारे में समझना। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ईवी बस बनाती है। ईवी बस बनाती है, बहुत सारे मॉडल है इसके। और स्पेशली क्या करती है ये कंपनी, जो वो सिटी बस रहता है ना दोस्तों, सिटी बस, ये स्पेशली टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटी में जो बसेस रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि BST हो गया, जैसे कि PMPL हो गया, या फिर अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सिटी में जो जो बस लगते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे ये बसेस प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकंड थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो कि पूरी इंडिया में ये बसेस का पेनिट्रेशन सिर्फ 6% है। कितना है, 6%। और पूरी वर्ल्ड में बात की जाए ना दोस्तों, सिर्फ चाइना का 11% जो है ई बसेस का पेनिट्रेशन है। यानी कोई भी ये नहीं है 10% से बात ज़्यादा, एक्सेप्ट चाइना, कोई भी नहीं है कि जो है बस ईवी बसेस का पेनिट्रेशन है। सोचिए दोस्तों, अगर हमारा कितना है, 6% का है, तो 94% यहाँ पे क्या है, उसको स्कोप है कि यहाँ से ई बसेस का सेल जो है वो बढ़ने वाला है। फिलहाल तो क्या हो रहा है, ये सिटीज़ जो है वो बस यहाँ पे ले रही है, ईवी बस ले रही है, क्योंकि हमारा फिलहाल ही G20 समिट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, G20 समिट हुआ था। तो स्ट्रिक्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कार्बन इमिशन हमें क्या करना है, कार्बन इमिशन जो है वो कम करना है। तो कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसको ईवी से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो जो बसेस है, जो व्हीकल्स है, उसको ईवी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके लिए मैक्सिमम जितना सब्सिडी दे सके उतना दे रही है। सब्सिडी की बात आ जाए तो हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, FAME करके उसका सब्सिडी का ये है। पहले साल जो है उन्होंने कितना 895 करोड़ की जो है वो सब्सिडी दी। उसके बाद में दूसरे साल कितना किया उसको, 10,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यानी कितना टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स हुआ। अगर ये सब्सिडी के साथ बिजनेस कर रही है दोस्तों, उसको ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। सो इसका परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो फिनोमिनस परफॉर्मेंस है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक इंटेक का Q2 का रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले साल कितना था रेवेन्यू, 177 की बढ़ के कितना हो गया 307, यानी कितना बढ़ा है, 73% की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। सेम किस्सा हमें प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। 7.42 का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, अभी बढ़ के कितना हो गया 18.6, यानी जंप कितने की है, 143% की। सेल्स तो हमारा 73% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कितने से बढ़ा है, 143, 2 टाइम्स सेल्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमारा बढ़ा है। तो सोचिए दोस्तों कि कितना बड़ा फीचर हमें यहाँ पे दिख रहा हुआ है। तो उसके फंडामेंटल्स देखते हैं दोस्तों, उसके भी फंडामेंटल्स बहुत फिनोमिनस है। लेट्स सी। दोस्तों ये उसके फंडामेंटल्स यहाँ पे देखेंगे तो 9,542 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। यानी अभी भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे तो करंट प्राइस कितना है 1163, यहाँ पे पिछले साल कितना था 374, देख सकते हैं। और एक बात, ROC और ROE देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 13 और 8 है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये ईवी का सेल्स बढ़ेगा ना दोस्तों, वैसे वैसे क्या होगा, ROC और ROE जो बढ़ता जाएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.15, इतना बड़ा अगर वॉल्यूम है, फिर भी डेप्ट टू इक्विटी अगर इतना कम है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो 47 और 49 अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों अगर PE रेशियो देखेंगे तो वो थोड़ा सा मुझे जो है वो ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन आप अभी भी अगर ये है तो बाय मत कीजिए, उसको वॉच लिस्ट में डालिए। और उसके साथ में और ये करेक्ट होगा, और उसके साथ साथ इसके रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। दोस्तों PE रेशियो क्या होता है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है, अगर उस हिसाब से अगर कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ता है तो ये PE रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो उसी हिसाब से जो है आप अपने टारगेट पर रखिए और उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। देखते हैं हमारी तीसरी कंपनी कौन सी है, लेट्स सी। दोस्तों हमारी तीसरी कंपनी जो वो है केमिकल सेक्टर से, धर्मराज क्रॉप गार्ड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी बनाती है फर्टिलाइज़र्स, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट्स ग्रोथ, उसके बाद में फर्टिलाइज़र्स, ये पूरा बनाने का काम ये करती है कंपनी। उसके बाद में सिर्फ बनाने का नहीं, उसका मार्केटिंग भी करती है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और एक बात दोस्तों, इसकी बात अगर बात की जाए ना तो ये कंपनी जो है वो B2B बिजनेस में भी है
और B2C बिजनेस में भी है, B2C बिजनेस में भी है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ये कंपनी जो है नियर अबाउट 28 कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करती है, मटेरियल जो है वो अपना एक्सपोर्ट करती है। फिलहाल हम देखेंगे तो वो 245 पे ट्रेड कर रही है और 34% के रिटर्न्स हमें पिछले 6 महीने में दिए हैं। ओके, लेकिन अगर आप वंस ईयर की बात की जाए तो ये कंपनी जो है वो निगेटिव में दिख रही है, हमें यहाँ पे निगेटिव में दिख रही है। लेकिन जैसे कि पूरा केमिकल सेक्टर फिलहाल डाउन है, उसी वजह से ये कंपनी क्या है, डाउन है। और एक बात, जब भी अगर कोई ये फर्टिलाइज़र की बात आती है या फिर साइड की बात आती है तो वो गवर्नमेंट का उसको जो है वो सपोर्ट रहता है, क्योंकि इसका फाइनल यूज़र कौन है दोस्तों, तो उसका फाइनल यूज़र जो है वो है फार्मर। और हमारी गवर्नमेंट जो है फुल्ली सपोर्ट है फार्मर के प्रति। इसी वजह से क्या होता है, अगर आपको इसकी प्राइसेस अगर बैलेंस रखनी है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। और ये कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सब्सिडी देती है। जब भी कोई भी बजट डिक्लेयर होता है ना दोस्तों, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र की कंपनियाँ हैं उनको बूस्ट मिलता हुआ या फिर उसके शेयर जो है वो भागते हुए दिखते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस बजट में यहाँ पे क्या होता है, उनको बहुत बड़ा यहाँ PLSS स्कीम यहाँ पे डिक्लेयर की जाती है। दोस्तों इसके फिलहाल ये रिज़ल्ट लगे, रिज़ल्ट के वजह से मैं इस जो है ये शेयर को या फिर इस स्टॉक को मैंने कवर किया है, क्योंकि मुझे इतने बढ़िया रिज़ल्ट लगे हैं ना। हार्डली 4 या 5 साल ही हुए इस कंपनी को। 2015 में ये कंपनी जो है मार्केट में आई है, मतलब इसका प्रोडक्शन चालू हुआ है और अभी 2-3 साल पहले ये कंपनी जो है लिस्टेड हुई है। लेकिन जिस तरह से उसका सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो देखने लायक है। देखते हैं इसका प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ। देखिए हम देख सकते हैं धर्मराज क्रॉप जो कि 828 करोड़ का है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 222 करोड़ लास्ट ईयर था, अभी कितना हुआ है 253 करोड़, यानी ग्रोथ कितना हुआ है, 14% की ग्रोथ हमें सेल्स में दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 16.2 जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था, अभी बढ़ के कितना हुआ है 23 करोड़, यानी यहाँ पे जंप देखेंगे ना दोस्तों तो 42% की जंप, यानी 3 टाइम्स जंप अपने सेल्स के इंक्रीज से है। यानी एक छोटी कंपनी जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों ये उसके फंडामेंटल, जैसे मैंने बात किया तो 828 करोड़ का ये मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 245 और हाई और लो की बात की जाए तो 137 से ये कंपनी कितना हुआ है 279 तक हाई गया है। RCRA की बात की जाए तो 18 एंड 16 फिलहाल जो हमें कमी दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.2, यानी डेप्ट फ्री कंपनी, वर्चुअली डेप्ट फ्री कह सकते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 70% की प्रोमोटर होल्डिंग, ये यहाँ पे अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतने साल ही नहीं है वो इस कंपनी के यहाँ पे लिस्टेड हुए कि 5 साल का डेटा जो है यहाँ पे दिखाया जाए। अगर 5 साल का डेटा देखना है दोस्तों, ये देखिए डेटा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डेटा। सेल देखिए कंपनी का 136, 193, 298, 338, 572 एंड 589। कहाँ पे डिप दिख रहा है आपको सेल्स में, कहीं पे दिख रहा है, कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ हो रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिट भी ग्रोथ होना चाहिए। हुआ है क्या, जी हाँ दोस्तों हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ हुई है, 5, 11, 21, 29, 32 और 44 कंटिन्यूसली। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कि 5 ईयर्स था और 2023 में हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 2023 मार्च 2023, यानी 6 टाइम की 6x हुआ है। क्या प्रॉफिट 6x हुआ, तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ प्रॉफिट के साथ ये कंपनी चल रही है। ज़रूर स्टडी कीजिए, उसके बाद में फैसला लीजिए दोस्तों। देखते हैं हमारी चौथी कंपनी आज की, लेट्स सी। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको बैंकिंग सेक्टर को क्यों चुना है, आपको सही लगता है कि ये आगे जाके ये कंपनी मल्टीबैगर या फिर ये सेक्टर मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा, जहाँ पे HDFC और ICICI यहाँ पे रिटर्न नहीं दे रहे, या फिर स्पेशली HDFC रिटर्न नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, मुझे क्यों लग रहा है, तो दोस्तों इसका रीज़न जो है ना, वो ही कंपनी जल्द ही अपनी पूरी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। अगर ये
पूरा जो इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की बनने वाली है तो उसके लिए अपना बैंकिंग सिस्टम जो है ना दोस्तों, वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी है जो आगे जाके उसका जगह या फिर उसके कंधे को कंधा मिला के चल सकती है? तो उसका नाम है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसका रीज़न क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही क्यों? तो उसका रीज़न है दोस्तों उसके प्रोमोटर या फिर उसका मैनेजमेंट। कौन है? वैजनाथ, मिस्टर वैजनाथन। उनके हाथों में इस कंपनी की कमान है। और जिस तरह से ये कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से ये कंपनी अपना जो है जो बहुत सारे जो चेंजेस ये किए, उसका ही नतीजा है ये कंपनी के शेयर प्राइस अभी जो है वो आसमान छू रहा है। पिछले एक साल की रिटर्न की बात की जाए तो 48% के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ से अगर टॉप की बात की जाए ना दोस्तों, तो देखिए नियर अबाउट कितना है 72% के रिटर्न हमें यहाँ पे विद इन 1 ईयर मिले। सेकंड थिंग, ये कोई भी बैंक को जब भी हम जस्टिफाई करते हैं या फिर जज करते हैं ना दोस्तों, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग सिस्टम उसके अलग अलग होते हैं। उसमें पहला देखा जाता है कि डिपॉजिट कितने, डिपॉजिट बढ़ेगा। अगर 2018 की बात की जाए ना दोस्तों, तो उसके पास डिपॉजिट थे 5274 करोड़, और अभी डिपॉजिट 2022 में देखेंगे तो 71,983 करोड़ के डिपॉजिट इस कंपनी के हुए। अगर इतने फिनोमिनस अगर डिपॉजिट 5 ईयर्स में बढ़ते हैं तो ज़रूर सोचने वाली बात है। सेकंड थिंग, और एक बात, जहाँ पे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थी, वो पहले क्या करती थी, वो स्पेशली कमर्शियल लोन देती थी। क्या करती थी? बिजनेस लोन देती। उन्होंने क्या किया है, अभी अपना डिपेंडेंसी जो है वो बिजनेस लोन से कम किया है और अपने खुद को डाइवर्सिफाई किया है, यानी 360, यानी कुछ पैसा जो है पर्सनल लोन को देंगे, गोल्ड लोन को देंगे, एग्रीकल्चर लोन को देंगे, उसके बाद में होम लोन को देंगे, उसके बाद में कुछ जो है पोर्शन जो है वो बिजनेस लोन को देंगे। और ऐसा डाइवर्सिफाई करने की वजह से क्या है दोस्तों, ये जो अपना जो है बैड डेब्ट्स या फिर एनपीए वो गिर जाते हैं। और इसी का एनपीए, इसी का और एक रीज़न है एनपीए, और एक क्राइटेरिया होता है बैंक को जज करने का एनपीए। और दिस ड्रास्टिकली यहाँ पे एनपीए जो इस बैंक के घटे, हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे शेयर प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है। सो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स पे देखते हैं। उससे पहले हम रिजल्ट देखेंगे क्या सही में जो शेयर प्राइस ये बढ़ रहा है वो उसका रिजल्ट या फिर उसका रीज़न उसके रिजल्ट है। तो पहले देखते हैं उसके रिजल्ट। सो दोस्तों ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो 5470 करोड़ का जो है रेवेन्यू लास्ट ईयर था, और इस ईयर कितना हुआ है 7356 करोड़। यानी रेवेन्यू में जंप देखेंगे ना दोस्तों तो 34% की जंप हमें रेवेन्यू में दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 567 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था, अभी ये बढ़ के कितना हुआ है 747 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। और बढ़ा कितना है 32% का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद में हम देखेंगे इसके फंडामेंटल्स। लेट्स सी दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे, और आरओसी और देखेंगे तो 7 और 10। और एक बात, उसके बाद में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 20 और 23 अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टर में आते हैं। सो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं 38% प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो दिख रही है। लेकिन वो लिया किसने बचा हुआ हिस्सा, तो 26% जो है वो एफआईआईज ने लिया, 7% जो है वो डीआईएस ने लिया, गवर्नमेंट ने भी 3% या फिर 4% कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास है, और बचा हुआ जो 26% यहाँ पे पब्लिक के पास है। सो दोस्तों एमर्जिंग बैंक के रूप में अगर किसी बैंक को देख सकते हैं आप जो कि मिड कैप है और अगली एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बनने का दमखम रखती है, तो वो है आईडीएफसी बैंक। दोस्तों ज़रूर स्टडी कीजिए और फिर ही अपना फैसला बनाइए। देखते हैं हमारी आखिरी और 5वां स्टॉक कौन सा है। लेट्स सी। दोस्तों हमारा आखिरी स्टॉक जो है वो है अवंती लिमिटेड। देख सकते हैं हम पिछले एक साल में 275% के रिटर्न्स हमें इस स्टॉक ने दिए हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ही फ्लैट चल रहा था ये क्या 1820 था, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक की बात की जाए दोस्तों तो देखिए कितना 180% के रिटर्न विद इन 3 मंथ दिए है इस स्टॉक ने। क्यों दिए? क्योंकि उसके रिजल्ट्स ही ऐसे हैं।
ये कंपनी बेसिकली क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी करती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम करती है दोस्तों, रडार सिस्टम का काम करती है, उसके बाद में डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है। किसके लिए करती है दोस्तों, ये उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स है, यानी इसरो हो गया, उसके बाद में नेवी हो गया, तो उसके बाद में एयरफोर्स हो गया, उसके बाद में बहुत बड़े एक्सपोर्ट के भी क्लाइंट उसके पास रहते हैं। अगर ऐसा क्लाइंटेल अगर किसी कंपनी के पास है, अगर स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी के पास है, माइक्रो कैप कंपनी के पास है, तो ज़रूर ये उसका जो है मोड बनता है। क्योंकि अगर कोई भी सैटेलाइट बनाए या फिर रडार सिस्टम बनाना है तो उसके लिए ये जो है एक एंट्री बैरियर रहता है दोस्तों। क्या रहता है, एंट्री बैरियर। कोई भी नई कंपनी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि उसका जो है वो ट्रस्ट रहता है। अगर इंडियन नेवी के लिए अगर ये सिस्टम बना रही है तो उनका कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म से कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से ये कंपनी जो है वो फोकस में ही है। और एक चीज़ जिसकी वजह से ये फोकस में ही है अपना है डिफेंस का बजट। जी हाँ दोस्तों, पूरी वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। हर एक नेबरिंग कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ में यहाँ पे वॉर करना चाहती है, और उसी वजह से हमारे पड़ोसी कौन है, हमारे पड़ोसी है चाइना, हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि कंटिन्यूसली वॉर की सिचुएशन जो है बना रहे हैं। उसी वजह से हमारा जो है गवर्नमेंट है कंटिन्यूसली यहाँ पे डिफेंस के बजट को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा है, और यहाँ से जो गवर्नमेंट ने क्या किया, फैसला लिया कि डोमेस्टिक प्लेयर जो है डिफेंस के लिए उनको ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। पहले तो क्या करते थे हम, रशिया हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, उनसे पूरे जो एयरक्राफ्ट हो गए वो इंपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, हम मेड इन इंडिया ऐसे ही बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। दोस्तों इसके रिजल्ट देखेंगे ना, बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट आए। लेट्स सी दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो कंपनी का सेल्स था 36 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 54 करोड़। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए, जो कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 7 करोड़, बढ़ के हो चुका है 17 करोड़, यानी नियर अबाउट 2.5 टाइम्स ये जो है क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सेकंड थिंग, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स मुझे लग रहे हैं। देखिए 2500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका जो है करंट प्राइस देखेंगे तो 311 पे फिलहाल जो है वो ट्रेड कर रही है। हाई देखेंगे और लो देखेंगे 66 से कंपनी ने 343 का हाई लगाया था। और ROC और ROE देखिए 37 और 30, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो PEG रेशो थोड़ा सा जो है वो ओवर वैल्यू लग रहा है, उसी का रीज़न है। लेकिन जैसे कि डिफेंस के जो है वो बजट बढ़ेंगे, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा और आगे जाके ये कर सकता है। लेकिन फिलहाल आपने वॉच लिस्ट में तो रखी है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.15, वो भी बढ़िया है। उसके बाद फिर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की है 25 और 36, बहुत बढ़िया। सेकंड थिंग, प्रोमोटर होल्डिंग 40%, ये थोड़ी सी चीज़ मुझे अलग अच्छी ये नहीं लग रही है, जिससे कि जहाँ से प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कितना है प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे 40% दिख रही है हमें। और फिलहाल DIS भी आया है, लेकिन FIS ने अभी तक इसमें एंट्री नहीं की है। और उसके बाद में अपना बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है 60%। सो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक जिसके बारे में हमने बात की आज, और मुझे लग रहा है इसमें जो है पोटेंशियल है हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने के। और इसके साथ साथ ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी स्टडी खुद कीजिए और उसके बाद में ही डिसीजन लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।